गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज प्रोग्राम का आगाज़ में तो बहुत सी खबरें हैं जो हमने शामिल करनी है, लेकिन चूँकि सबसे बड़ी खबर जो कि कल शाम से डिस्कस हो रही है वो है ISI के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जिनको फ़ौजी तहवील में ले लिया गया और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का आगाज़ कर दिया गया है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जिन पर टॉप सिटी केस में करप्शन और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियाँ करने के इल्ज़ामात हैं। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज़ अहमद खान, जिन्होंने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी और इल्ज़ाम आयद किया था कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की इमा पर खुफिया इदारे ने उनके घर पर छापा मारा, दफ्तर पर छापा मारा, सोने, हीरे, पैसे और बहुत सी और कीमती अशिया कब्जे में ले ली थी और उन संगीन इल्ज़ामात पर फौज के इदारे ने सख्त नोटिस लिया था और उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज़ किया था। और पाक फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर तर्जुमान पाक फौज ने एक वाज़ेह बयान भी जारी किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। आपको पहले सुनवाते हैं। पाक फौज ने खुद एहतसाबी एक सख्त मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुद कार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, इट कम्स इवन मोर हार्डर। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकायक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा शफाफ तरीके इस पेशरफ पर सियासी रद्द अमल भी सामने आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद का सियासी वाक़यात में हाथ है। 9 मई के वाक़यात भी फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज़ हमीद बाज नहीं आ सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का गहरा ताल्लुक है, जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे थे और इनके साथ ऐसा ही होता है। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे थे उनके साथ ऐसा ही होता है। और साथ उन्होंने कहा कि जो फ़ौज का एक इंतज़ाम है, जो फ़ौज का एक निज़ाम है, जो फ़ौज का इंसाफ का निज़ाम है, बहुत मजबूत है। और सेनेटर फैसल वाउडा, उन्होंने भी गुफ्तगू की इस टॉपिक पर और कहा कि फैज़ हमीद PTI के लिए एक माइंड थे, बहुत कुछ सामने आएगा, PTI लिस्ट में पहली होगी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ा बुत जो है वो तोड़ा गया ताकत का, और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और नेक नियति से पाकिस्तानियों को बता दिया है कि पाकिस्तान पहले है। 9 मई का वाकया एड्रेस होगा, ये मेरा दावा है। अरशद शरीफ केस खुलेगा, ये मेरा दावा है। आपको जो इमरान खान साहब पे फायरिंग, उनके प्यारे, उनके खास, उनके हमदर्द, उनके सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, वो केस खुलेगा, एहतसाब होगा, बाकियात भी अरेस्ट होंगी। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल और प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ हम गामजन होंगे। इसी पर बात करेंगे। दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अली साहब, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, इनकी गिरफ्तारी और अब जिस तरह कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? क्या ये एक रूटीन का प्रोसेस है कि किसी के खिलाफ शिकायत आना और उस पर कोर्ट मार्शल होना, या कि इस खबर को गैर मामूली समझा जाए? देखिए, बहुत शुक्रिया। अहम मामला है। 4 इसके जो अहम पहलू हैं वो आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है फॉर्मर DG ISI और फॉर्मर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अमल दरामद के नतीजे में अमल में लाई गई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी वजारत दिफा को, और फिर वजारत दिफा ने ये तमाम इंक्वायरी की ऑर्डर की, और उसके बाद जो कल प्रेस रिलीज सामने आई है वो इस बात का सबूत है कि 7 मई को जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि एक सर्विंग मेजर जनरल जो हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तहकीकात की सरबराही कर रही हैं। तो अब तकरीबन 3 माह के बाद ये प्रेस रिलीज का सामने आना ये साबित करता है कि इस इंक्वायरी के नतीजे में वो शवाहिद और सबूत हासिल हो गए हैं, जिसके तहत आइन, कानून, आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो दीगर ज़वाबित हैं उनकी खिलाफ वर्जी साबित हुई है, इसलिए उनको तहवील में ले लिया गया है। दूसरा पहलू जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरह से ये बात साबित हुई है कि पाक फौज का जो निज़ाम है
वो आइन, कानून और आला अदलिया के फैसलों की का एहतराम करता है और उस पर अमल दरामद करता है। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स और जवानों के लिए भी है कि कोई बड़े से बड़ा अफसर भी हो, अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स पे रहा हो, वो भी डिसिप्लिन और कवायद व ज़वाबित का पाबंद होता है और कानून से बालातर नहीं होता। ये इसलिए ज़रूरी है कि जूनियर ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो एहतराम और एतमाद अपनी कमान का, हाई कमान का बरकरार रखें। चौथा पहलू जो है वो रिटायर्ड अफसरान के लिए है कि वो जब रिटायर भी हो जाते हैं और अगर वो किसी हसास अपॉइंटमेंट पे रहे हों, उनके पास कुछ सेंसिटिव मालूमात हों या उनके पास ऐसी पोजीशन रही हो, तो उसको रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो मुल्क व कौम के मफाद और इदारे के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने की ज़ाती मफाद के लिए कोशिश करें तो वो भी कानून के दायरे से नहीं बच सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम मैं समझता हूँ हमारी अदलिया और सिविलियन इदारों को भी है कि जिस तरह फौज ने एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, तवक्को है कि किसी भी प्रेशर और बयानिए से बालातर होके बाकी इदारे भी इसी तरह। अच्छा सर, अब आगे इस मामले को, ठीक है, आपने बड़े अच्छे से आपने उसको इलेबोरेट भी कर दिया आसान अल्फाज में, जो कि सबकी समझ में भी आ गया। अब ऐसे में इस मामले को आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? इल्जामात साबित होने के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कितनी सजा दी जा सकती है? ये समझा जाए कि कुछ इल्जामात साबित हो गए तभी तहवील में लिया गया है, तभी कोर्ट मार्शल हो रहा है? बिल्कुल जी, देखें मैं कह रहा हूँ जिस तरह 7 मई को इस बात की सरकारी सतह पे DGSP ने तस्दीक की थी कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और एक सर्विंग मेजर जनरल ये कर रहा है। तो मई, जून, जुलाई और अब चौथा महीना आ चुका है, तो 3 माह के बाद बाज़ाब्ता तौर पे इस बात का ऐलान, प्रेस रिलीज का आप टेक्स्ट और मतन देखें तो उसमें 3 बातें वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इनके खिलाफ कई ऐसे इल्जामात हैं जो कि जिनके सबूत मिल चुके हैं। दूसरी बात, एक पर्टिकुलर केस का जो है टॉप सिटी का भी हवाला दिया गया और आर्मी एक्ट की वायलेशन रिटायरमेंट के बाद साबित हुई है। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपने असर रसूख और मालूमात का नाजायज या जाती अली साहब, अभी दो अहम बातें हो गई। एक ज़ाहिर है टॉप सिटी का केस और फिर रिटायरमेंट के बाद अपने जिस तरीके से तरीक़ेकार को रखा कि अगेंस्ट मिलिट्री कुछ ना कुछ तो किया गया है, जिसकी वजह से हम ये मामला कोर्ट मार्शल वाला देख रहे हैं। जो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो कोर्ट मार्शल की टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसका लिंक टॉप सिटी से होता है जाके रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ है जो कि 9 मई की बात भी हो रही है, बहुत सी और बातें भी हो रही हैं और ऐसे में ज़रा ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम का जिक्र भी होता है। इसको किस निगाह से देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद के मामले को लिंक किया जा रहा है कोर्ट मार्शल वाली एलिमेंट से? देखें, इसके 3 पहलू हैं। एक कौमी सलामती का पहलू है, कौमी और एक कानूनी पहलू है और तीसरा सियासी पहलू है। जो कौमी सलामती का पहलू ये है कि चूंकि वो हसास तरीन ओहदों पर फायज रहे हैं, DGISI भी रहे हैं, पेशावर भी रहे हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट का ये मतलब है कि उनके पास कुछ ऐसी मालूमात या उनके ऐसे राब्ते रहे हैं जिसके तहत वो पाबंद हैं कि वो ना तो उनको किसी से शेयर कर सकते हैं और डिस्क्लोज कर सकते हैं अनऑथराइज बंदे को, और ना ही वो किसी सियासी सरगर्मी में 2 साल तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी उन्होंने वायलेशन की है तो और उसका सबूत मैसर आ गया है तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया अली साहब। सॉरी वक्त बड़ा, लेकिन ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट मामला था, इसमें हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ना है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन थी जिस पर हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के मौसम की बात करते हैं, और जब बात पाकिस्तान के मौसम की है तो मैं भी देख रहा था कि आज से तूफ़ानी बारिशों की फिर से पेशगोई की गई है, स्पेशली इस्लामाबाद में 18 तारीख तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, और यही कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो एहतियात बरतें। और इसके अलावा सवात की बात की जाए, कोहिस्तान की भी बात की जाए, गिलगित, स्कर्दू और इस तरह से जो दीगर जो हम नॉर्दर्न एरियाज़ देख रहे होते हैं, वहाँ पर सफ़र ना करने का मशवरा भी दिया गया है। ये हिदायत की गई है कि अपना ख्याल रखें और ना निकले घर से बाहर जब तक आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और इसके साथ आज मौसम कैसा रहेगा इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं मेरा ख्याल चला जाता हूँ। बिल्कुल, आप बता दें मौसम आज आप। ठीक है जी।
और आज मौसम कैसा रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस्लामाबाद में आज कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर की बात करें तो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और सूरज आबोताब से चमक रहा है। कराची की बात करें तो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर बात करें हम पेशावर की तो कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और क्वेटा की बात करें तो कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अच्छा, बादल अभी तो कहीं नजर नहीं आ रहे सभी, लेकिन कब बादल आ जाए कब बरस जाए ये हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहा जा रहा है कल से समटाइम्स गरजे वगैरह बरस जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज वेरी सीरियस। जो कल से तूफानी बारिशों की पेशन गोई कर दी गई है और साथ में कह दिया गया है कि सैलाबी सूरत हाल बहुत सारे इलाके जहाँ पर बताया गया है कि सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो अपना ख्याल रखें, सफर मत करें गैर जरूरी। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी अगर करना भी पड़े तो अपना ख्याल साथ साथ जरूर रखें। चले लेकर चलते हैं क्वेटा। क्वेटा की तो बहुत से सियाती मकाम है जहाँ पर लोग रुक करते हैं और एक है हन्ना झील और वहाँ पर ज़ाहिर लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए, जाते हैं एंजॉय करते हैं, देख रहे होते हैं, खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। 2 महीने पहले मैंने खुद भी विजिट किया था सबीन और बहुत ज़बरदस्त वो झील थी और बड़ा वाटर लेवल बहुत अच्छा था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वाटर लेवल जो है वो कम हो रहा है, खूबसूरती मांद पड़ रही है और हुकाम ये कह रहे हैं कि 3 स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ से पानी मुसलसल रिसने की वजह से झील की सतह कई फीट नीचे चली गई है। अब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो लीकेज है अगर ये जारी रहती है तो इसके बायस झील खुदा न खास्ता खुश्क हो सकती है। अच्छा, सिर्फ 2 महीने पहले की बात है। मैंने जिक्र भी किया ना कि मैं खुद भी गया था 2 महीने पहले। 2 मंथ्स पहले जिस तरह आपने बताया तो वैसे ही लोग यही बता रहे हैं कि 2 मंथ्स पहले जो है वो बहुत खूबसूरत इसका नज़ारा था, पानी बिल्कुल ठीक था, इसकी सतह भी बिल्कुल ठीक थी। बट 2 मंथ्स जो है ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2 मंथ्स पहले की ये झील है जिसके मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि पानी की सतह भी बिल्कुल ठीक है, पानी साफ शफाफ है और कितनी खूबसूरत की जगह है। लेकिन अभी की क्या सूरत हाल है ये देखें जी आप, और ये क्लियरली देखा जा सकता है कि पानी, पहले देखें पानी का कलर और अब पानी का कलर भी चेंज हो गया और साथ ही कितना खुश्का है इर्द गिर्द। बिल्कुल ये जी इसकी खूबसूरती मान पड़ चुकी है और अब लोग भी कम जा रहे हैं। वो एक सियाती मकाम है, एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर जब वो खूबसूरती अगर नहीं रहेगी तो लोग भी जाना कम कर देते हैं, करने वाले भी लोग ही होते हैं। अग्रीड, जाहिर है। आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं पेरिस। यहाँ पर एक शख्स आईफिल टावर पर चढ़ गया और ये वाकया ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब से थोड़ी देर कबल पेश आया। बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया, इंस्पिरेशन लेते हुए उसने ये सोचा कि ये भी एक मुकाबला है तो मैं भी ज़रा ये करतब करके दिखाता हूँ। मैं इसको करतब इसलिए कहूँगी कि इसमें किसी किस्म की कोई एहतियाती तदबीर उसने नहीं बढ़ती हुई और वो बगैर किसी प्रिकॉशन के वो आईफिल टावर पर, और मैं तो देख रही हूँ इतना टॉप तक वो पहुँच गया, जिसके बाद लोगों ने देखा और उसके बाद ज़ाहिर है फ़ौरन से पुलिस को मुतला किया गया और पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद ज़ाहिर है इसको पकड़ा है, नीचे उतारा है और उसके बाद इसको हिरासत में ले लिया। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये मास्टरमाइंड और उसके बाद जितनी एनर्जी पुट की है इतने ऊपर जाने में, तो वहां पर कोई वाकई ओलंपिक्स में हिस्सा ले लेता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी सबसे आगे में और अब ज़रा बात करते हैं, अब ज़रा याद कर लेते हैं इंटरनेट को जब वो बहुत अच्छा हुआ करता था, जब उसकी स्पीड भी मुतासिर नहीं थी और हम तमाम ऐप जो हैं वो बगैर किसी बंदिश के हम इस्तेमाल कर रहे होते थे, हमें किसी परेशानी का सामना नहीं होता था और हमें VPN का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा होता था, जो कि ऑलरेडी जो है वो गैर कानूनी है। अच्छा, अब कुछ अरसे से ज़ाहिरा हम ये देख रहे हैं कि बार बार सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो इस परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउन हो जाती हैं। व्हाट्सएप की बात की जाए वो कुछ इलाकों में ठीक चल रही होती है, कुछ लोग ये बता रहे होते हैं कि उनका जो है वो ठीक नहीं, कभी डाटा पे चल रही होती है, डाटा पे ठीक नहीं चल रही होती है, बाज़ औक़ात वाईफाई पे भी डाउन हो रही होती है ना। ऐसे फेसबुक की बात की जाए, उसके अलावा इंस्टा की बात की जाए और उसके अलावा एक्स की बात की जाए, एक्स तो चले हम सब भूल ही गए, वो तो एक्स ही हो गया। लेकिन ओवरऑल देखें इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। आपके कितने सारे लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे हमारा जो कारोबार है वो ऑनलाइन चल रहा है। आप ऑलरेडी कहते हैं, ये बात हम देख रहे होते हैं कि कहते हैं जी लोगों के पास, हमारे नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए जब वो अपने लिए खुद मौके तलाश कर रहे होते हैं तो ऐसे में इंटरनेट की बंदिश का सामना उनको करना पड़ रहा होता है। और अभी भी अगर देखा जाए तो डाउन डिटेक्टर जो है उसके मुताबिक भी कई घंटों से जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो सुस्रवी का शिकार है। तो ज़रा इस मामले पर हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक ये ठीक होने का हम क्या कर गुमान कर सकते हैं। हमारे साथ इस मौजूदा सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं असद बेग साहब। असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। असद, ये क्या मामला है आखिर? पिछले अभी ये तो चले डाउन डिटेक्टर के मुताबिक तो पिछले कई घंटे की बात आ रही है, बट हम तो पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं कि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई ऐप जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। सो इसकी असल वजह आपको क्या नजर आ रही है?
अच्छा देखें, हमने इस पे बहुत बात की है फायरवॉल पे, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी खबरें आई हैं फायरवॉल पे, इंटरनेट फिल्टरिंग पे। आज थोड़ी डिफरेंट बात करते हैं, इफ यू अलाउ मी ऑन दैट। देखिए, मैं बहुत बहुत सिंपल रखता हूँ बात को आज, बिकॉज मुझे लगता है कि वो टर्मिनोलॉजीज में हमारे जो लोग हैं, सुनने वाले हैं, शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आपने पुरानी पाकिस्तानी मूवीज देखी होंगी, याद होगा आपको, जिसमें गरीब एक खानदान होता है, गरीब बच्चा होता है, वो बड़ा होता है तो पढ़ जाता है, फिर वो घर आके बताता है कि मैं डिप्टी बन गया हूँ, सीएसएस पास कर गया हूँ। याद है ना वो मूवीज आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पुलिस की वर्दी पहन के आते हैं, फिर सब उनको सल्यूट कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनली जो एजुकेशन है वो टूल था और अभी भी है जिससे आप अपवर्ड मोबिलिटी क्रिएट करते हैं, यानी कि जो पॉवर्टी एलिविएशन है, जनरेशनल पॉवर्टी है, वो एजुकेशन से खत्म होती है। ऐसे ही है ना, हम आप सुनते होंगे वो उर्दू का क्या मुहावरा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो वो बिल्कुल वैसे ही। अब डिजिटल दुनिया में वो चीज थोड़ी सी फर्क हो गई है। तो एजुकेशन तो है ही है अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, लेकिन अपवर्ड मोबिलिटी के लिए अब एक नया मॉडल आ गया है कुछ डेकेड से, और वो है डिजिटल मीडिया या डिजिटल स्टार्टअप्स आप जिनको कहते हैं। अब उसका क्या तरीका कार है, वो ये है, मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं कि बहुत हैंड टू माउथ फैमिलीज हैं, उनके बच्चे फ्रीलांस करना शुरू है, स्किल्स लेके इंटरनेट पे जाके फीफा तक के कॉन्ट्रैक्ट्स किए। अब मोस्ट ऑफ देम कोई दुबई में बैठा हुआ है, कि अब किसी ने अपनी कंपनी बनाई हुई है इंटरनेशनली और वो बिजनेस कर रहे हैं, और वो उन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन का वो जो एक्सपीरियंस था वो कर लिया। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये हमने अब इसको थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करना है, अगर आप इफ यू अलाउ मी। जी जी। देखिए, अब जो मुल्कों के पास तरक्की करने का रास्ता है वो सिर्फ डिजिटल मींस के थ्रू ही है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान में अगर हम पॉवर्टी एलिविएशन कर सकते हैं किसी तरीके से, अगर हम पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल सकते हैं, तो वो सिर्फ एक ही रास्ता है, और मैं बार बार ये कहता हूं वो सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो इंटरनेट का रास्ता है। अब देखिए, आपने बात की कि वो सोशल मीडिया एप्स बंद है, ये मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब हम इंटरनेट को सोशल मीडिया से डिफाइन करना शुरू कर देते हैं तो फिर बड़ा मसला होता है। हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है, और फिर ये होता है कि वो ये समझते हैं कि इंटरनेट सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही इंटरनेट है, तो फिर वो जो कानून बनते हैं इंटरनेट के लिए और पॉलिसीज बनती हैं, फिर वो इंटरनेट से डर के बनती हैं। इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, अपनी पॉवर्टी खत्म करने के लिए, तरक्की करने के लिए नहीं बनती। और यही इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज बन रही हैं वो इंटरनेट से डर के बन रही हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बन रही कि अपने हम अपने तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। नंबर एक। नंबर दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों ने वो मेंशन किया, वो है इंटरनेट से पैसे कमाने का मामला। देखें, ट्रेडिशनली ये एक मॉडल बन गया है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ट्रेडिशनली मॉडल बन गया है कि लोगों ने देखा कि लोगों ने यूट्यूब से पैसे कमाए, टिकटॉक से पैसे कमाए। तो अब आप देखेंगे कि लोग टिकटॉक बनाने के लिए ट्रेन्स के सामने जाकर लेट रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं। और वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उनकी पॉवर्टी एलिविएशन हो या उनकी अपवर्ड मोबिलिटी क्रिएट हो रेवेन्यू के थ्रू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने ये करना है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को ये बताए कि भाई सिर्फ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कंटेंट बनाने से पैसे नहीं बनाए जा सकते। 10,000 और तरीके हैं जिसके थ्रू आप पॉवर्टी एलिविएशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपवर्ड मोबिलिटी ले सकते हैं इंटरनेट पे काम करके, जिसमें फ्रीलांस भी है, जिसमें स्किल्स भी हैं। अभी आपने नाजिया हसन की बात की। नाजिया हसन एक ऐसी दौर में जिंदा थी जहां पे इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्होंने कितनी तरक्की की। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है। इमेजिन करें कि अगर हम सिर्फ म्यूजिक डेवलपमेंट पे और म्यूजिक क्रिएशन पे और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ही हम थोड़ा सा वो जाए, तो किस कदर हमारे क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, किस कदर हमारे ट्रेडिशनली ट्रेन्ड म्यूजिशियंस हैं इस मुल्क में जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने ठीक है, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। ठीक है, सारे मामलात हैं, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से ये चीज हम देख रहे हैं। अच्छा, बुनियादी जरा बेसिक्स पे रहते हैं ताकि लोगों को भी समझने में आसानी रहे, और मैं चाहूंगी कि हम टॉपिक पे जरा स्टिक रहे। जिस तरह फायरवॉल की आपने बात की, क्या ये उसी की वजह से हम इंटरनेट की बंदिश देख रहे हैं कि बार बार एप्स डाउन कर दी जाती क्योंकि उसके ट्रायल्स हो रहे हैं? क्या ये मामला आपको ठीक दिख रहा है, या फिर उसके अलावा आप देख रहे हैं कि नहीं, ओवरऑल ग्लोबली या ओवरऑल जो हम देख रहे हैं कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है? ये नहीं है जी, टेक्निकल ग्लिच कोई नहीं है। देखिए, बड़ी सिंपल सी मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ। हमारा जो मुल्क है, यहाँ पे 25 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 250 मिलियन लोग रहते हैं, 25 करोड़ लोग रहते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे हमारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं, गौर कीजिएगा, इंटरनेट यूजर्स हमारे यूके की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अगर तो ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में टेलीकॉम रेगुलेटर है उनको इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? क्या ये कह देना उनका काफी है कि नहीं जी हमें नहीं पता क्या हो रहा है, या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके?
तो नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये जो अब आपने फिल्टरिंग सिस्टम की बात की जिसको आप फायरवॉल कहते हैं आम ज़बान, ये जो फिल्टरिंग सिस्टम है इसका पहला इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका इंटरनेट, तमाम इंटरनेट, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, तमाम इंटरनेट की सर्विसेज स्लो हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब वो डीप पैकेट फिल्टरिंग करते हैं या डीप पैकेट एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए उनको वो पैकेट्स को रोकना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, या इंटरनेट की स्पीड को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। ठीक, यही मैं आपसे अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि 2025 आने वाला है और अब अभी हम टीवी पे बैठ के ये बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट या और इसका एज एन इंडिविजुअल सॉल्यूशन सिर्फ वीपीएन है असल? देखिए, इंडिविजुअल सॉल्यूशन तो वीपीएन है, लेकिन मसला फिर ये भी है ना कि हम ये बहस ही क्यों कर रहे हैं कि हम वीपीएन इस्तेमाल करें। You see what I mean? अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि कौन सा, अब मुझसे टीवी में बहुत सारे मेरे दोस्त ये पूछते हैं कि आप क्या करें, हम मजबूर हो गए इस बहस में। जब तहकीकात करने वालों को और दुरुस्त करने वालों को हम ये कहते सुने पता ही नहीं हमें क्या हो रहा है, तो फिर हम यही कहेंगे भाई हम खुद कुछ कर लेते हैं। फिर यही सबसे बड़ा दुख है ना हमारा। तो मैं वीपीएन तो हम इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है ना सर कि वीपीएन से मजीद सर्विस आपकी स्लो हो जाती है, मजीद और उसके फिर और प्रॉस एंड कॉन्स हैं। बस लास्टली असद, इस सारे प्रोसेस में जब हम कई दफ़ा ही देख चुके हैं जिसको ग्लिच कह दिया जाता है, हालांकि ज़रा हम सब जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कितने मुतासर हुए हैं, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं यकीन करें कि मुझे जितना दुख है इस बात पे कि इन दो तीन तरीके से नुकसान हो रहा है। मैं बहुत क्विकली समराइज करूंगा। नंबर 1, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सही है, जो व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पोटेंशियल बिजनेसेस पाकिस्तान में आ सकते हैं, जब उनको ये पता लगता है कि हमारे यहाँ ये हाल है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो आप यकीन कीजिए कि आप मुझे खुद बताइए कि आपको क्या एज अ बिजनेसमैन अगर आप बाहर कहीं बैठे हुए हो तो आपका दिल करेगा कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और नंबर 3, वो जो डिस्करेजमेंट हम क्रिएट करते हैं फॉर द न्यू प्लेयर्स जो कि इनोवेटिव लोग हैं, सीख रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ करना चाहते हैं, ना सिर्फ ये कि हमने कुछ नहीं किया उनके लिए, बल्कि हम मजीद जो अपना इंटरनेट, बिल्कुल हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम ये कहते हैं जी आप मुल्क छोड़ के जाते क्यों हैं। असद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वी रियली विश एंड होप के इस मामले को वाकई बहुत संजीदा तौर पर लिया जाए। 2024 की आज हम बात कर रहे हैं और 2024 के अंदर हम ये बहस कर रहे हैं कि इंटरनेट की एप्स डाउन हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं, या लेट्स सपोज कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्लास्टिक की ईंटों से घर, ये ख्वाब नहीं है, ये वाकई हो रहा है। जस्ट इमेजिन आप घर हो, प्लास्टिक की ईंटों से बना हो और सिर्फ 7 लाख रुपए में घर तैयार हो जाए। बहुत सारे सवालात मेरे माइंड में इस वक्त चल रहे हैं कि अगर वो घर प्लास्टिक की ईंटों से बनेगा तो उसकी वो कितना सस्टेनेबल होगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि दूसरी ईंट और इस ईंट में फर्क क्या होगा, और जाहिर है बहुत सारे क्वेश्चन, सारे सवाल रखेंगे सारे सवाल सबके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन ये आइडिया किसका था? हाँ। मुल्तान से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद अत्तर इनका नाम है, प्लास्टिक की ईंटें बनाने का तजुर्बा भी किया इन्होंने। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्ट की तालीम इन्होंने हासिल की है और इस डिग्री के आखिरी साल के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने प्लास्टिक की माहौल दोस्त इंटरलॉक ईंटें बनाई हैं और माहौल दोस्त घर का एक मुकम्मल मॉडल पेश किया है। इस टेक्निक में किसी भी तरह का सीमेंट, बाइंडिंग एजेंट कोई इस्तेमाल नहीं हुई चीज़, और इसकी वजह से घर की तामीर कम कीमत में मुमकिन हो सकेगी। तो विजुअल आपको हम दिखा भी हैं, तो मोहम्मद अतर हैदर साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइडिया कैसे है प्लास्टिक से प्लास्टिक की ईंट और फिर उस ईंट से घर? जी बिल्कुल, देखें जो प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है वो पाकिस्तान पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा करता है। तो इस करंट इशू को देखते हुए मैंने सोचा कि जहाँ प्लास्टिक की रीपर्पजिंग और रीयूजिंग हो रही है और मैक्सिमम प्लास्टिक हमारा डंपिंग साइट्स के अंदर वो डंप हो रहा है, तो उस चीज़ को सेव करने के लिए मैंने जो है वो प्लास्टिक वेस्ट से सोचा कि वाई नॉट के आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मैं एक सोल्यूशन प्रपोज करूं कि हम एक सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक हम इससे टाइम सेव कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन का, हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, देन हमारे जो फ्लड से मुतासर लोग हैं उनके लिए एक शेल्टर बहुत बड़ा इशू होता है कि क्विक शेल्टर्स को डेवलप करना, वो शेल्टर्स हम इस मटेरियल से विद इन अ डेज हम डेवलप कर सकते हैं। एक दिन में घर? जी एग्जैक्टली, एक दिन में घर? एग्जैक्टली। कैसे? बिकॉज इट इज़ अ इंटरलॉकिंग ब्रिक और ये 4-वे इंटरलॉकिंग है। इसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि किसी भी मोर्टार और बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सही।
तो इसकी ऑन साइट जो हमारी इसकी असेंबलिंग है और रीअसेंबलिंग, वो हम किसी भी स्किलफुल लेबर हम ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हम अनस्किलफुल लेबर से भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, तो वो लेबर की कॉस्ट भी बचेगी और ईंट वैसे ही सस्ती है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि हम प्लास्टिक वेस्ट जो हमारा है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इटसेल्फ एक तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम है, प्लस हमारी जो इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट कम हो रही है वो हमारी लेबर कॉस्ट, हमारा जो सीमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, देन हमारा स्टील वर्क, तो उससे हमारी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवरऑल कट ऑफ होके 7 लाख रुपीस जो है वो एडजस्ट हो रही है। अच्छा, अब असल सवाल की तरफ आते हैं, कितनी रिलायबल है, कितनी सस्टेनेबल है? बिकॉज धूप लगेगी, प्लास्टिक है, उसकी क्या कम हो जाएगी मुद्दत या क्या होगा ये? जी एग्जैक्टली, जब हमने इसकी एग्जीबिशन को लाइव किया सबसे ज़्यादा लोगों के सवालात यही थे कि बिकॉज देखें कि जो प्लास्टिक है जब उसका हमारे जहन में आता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि वो बहुत फ्लेमेबल है, वो बहुत टॉक्सिक जो है वो रिलीज़ करता है फ्यूम्स, बट ये है कि इसकी हमारी खाली प्लास्टिक हम यूज़ नहीं कर रहे, हम इसके साथ सैंड मिक्सर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारी 60% सैंड है, 40% प्लास्टिक एज ए बाइंडिंग एजेंट विद सैंड यूज़ हो रहा है। तो जब इन दो मटेरियल्स की बाइंडिंग होती है तो इट बिकम्स अ पोरस। तो पोरस मटेरियल की ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं लाइक हमारी कन्वेंशनल ब्रिक कि वो डे में हीट को अब्जॉर्ब करता है एंड नाइट में वो हीट को रिलीज करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये ब्रिक जो हमारी आम कन्वेंशनल ब्रिक है उससे 1.5 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर मटेरियल, 1.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जी एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे देखिए नॉर्मल घर में हम देखते हैं कि बुनियादें खोदी जाती हैं, फिर उसमें कंक्रीट की एक पूरी बेस बनती है, फिर घर खड़ा होता है, फिर लेंटर डलता है, छत डलती है। अब इसमें क्या हमें बुनियादें की ज़रूरत भी होगी और छत कैसे होगी? वो भी प्लास्टिक ईंटों की होगी? जी एग्जैक्टली, जो हमने इसकी डिज़ाइन स्ट्रेटजी दी है, हमने इसके साथ साथ इसका डिज़ाइन मॉड्यूल जिसको हम डिज़ाइन ब्रोशर कहते हैं, उसमें हमने इसकी न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक दी है। वो क्या है? जिसके अंदर हम फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, जो कॉलम एंड बीम्स होंगे वो भी इसी मटीरियल के बनेंगे। अच्छा। वो भी हमने बना के प्रपोज किए हुए हैं। देन हमने ब्रिक भी प्रपोज की है जो उस फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर सर्कुलेट करेगी। प्लस अगर आप उसको सिंगल स्टोरी के अंदर बनाना चाहते हैं तो इसमें स्टील कोरुगेटेड शीट्स जो है वो एज ए रूफ मटीरियल हमारी इस्तेमाल होंगी। अच्छा। बट अगर आप मल्टी स्टोरी की इसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ लाइक टसू एंड टीआर मटेरियल। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने दी है ब्रोशर के अंदर वो न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। और ये ग्राउंड प्लस 1 है? जी एग्जैक्टली, ग्राउंड 5 मरले का ग्राउंड प्लस 1 प्लास्टिक की ईंटों से इस मटेरियल से बना हुआ घर 7 लाख रुपए में। 3 मरले का हमारा सिंगल यूनिट। ओके, 3 मरले का सिंगल यूनिट है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है यानी। एग्जैक्टली। और उसमें जरा 2 कमरे होंगे। अच्छा, फिर भी कितना रीजनेबल है? वेरी रीजनेबल। बस मैं आजकल पूछ के रहा था लिहाज कि से। नॉर्मली लोगों की मिनिमम ख्वाहिश एटलीस्ट 5 मरले का डबल स्टोरी घर होता है, तो तकरीबन वो बन जाएगा गालिबन शायद 14-15 लाख। अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अभी तक कितने घर इस तरह बन चुके हैं और क्या उसका रिजल्ट है? जी, जो पिछला आपका सवाल है मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस प्लास्टिक वेस्ट से जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्विक कंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो अगर आप अपने घर के 4 अफराद मिलके इससे स्लो घर भी बनाएं तो वो 10 से 15 दिनों में कंस्ट्रक्ट हो सकता है। अगर आप लेबर से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो ये विद इन 3 and 4 डेज के अंदर ये पूरा घर आपका सिंगल स्टोरी असेंबल हो सकता है इससे। ओके। और दूसरी जो आपने मुझसे सवाल किया वो ये कि ऑलरेडी इस तरह का मॉड्यूल दुनिया में कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। बेसिकली कोलंबिया इज द कंट्री और हमारा साउथ अफ्रीका। कोलंबिया के अंदर इंटरलॉकिंग प्लास्टिक ब्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी मॉड्यूल्स डेवलप्ड हैं और ऑन प्रैक्टिकल लेवल उन्होंने अपने शेल्टर्स लाइक होम शेल्टर्स, इवन वॉशरूम्स, इवन पार्टीशन वॉल के लिए भी इस मटीरियल को यूज़ किया उन्होंने और विदाउट एनी बाइंडिंग एजेंट। ये अच्छा, ये इन्हीं सेम जो आपने किया वही वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी कोलंबिया में भी और साउथ अफ्रीका में भी? एग्जैक्टली। उनका जो डिज़ाइन स्ट्रेटेजी है वो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंगली है। उनका और हमारा जो टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली रिलेट करता है। अच्छा। तो उन्होंने भी इंटरलॉकिंग, बट उनके डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक जो है। मैंने डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स प्रपोज किए हैं वो हमारे रीजन के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल सही, यहाँ के डायनामिक्स को समझते हैं। और ज़रा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ट्रेन भी किया जाए उस लिहाज से लेबर को कि उन्होंने किस तरह से इसको असेंबल करना है, जिससे आप बता रहे हैं टेक्निक इज डिफरेंट, राइट? एग्जैक्टली। हम बेसिकली जो डिज़ाइन ब्रोशर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि जो हम वो ब्रोशर किसी भी लेमैन को दें और वो उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक को थ्रू ड्राइंग समझ सकता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कोई स्किलफुल लेबर होने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन डेवलप योर होम विद योरसेल्फ। कब तक हो पाएगा? ये ना कहें, ऑलरेडी हम सस्ते के चक्कर में हर चीज खुद करने की कोशिश कर रहे थे, अब आपने नई चीज बता दी। नहीं हम अच्छा, अगर अच्छा हो जाए तो क्या मजायका भी नहीं है सबीन, इसमें क्या बात है? अपनी मर्जी से ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग ले लें, हल्की फुल्की ट्रेनिंग ले लें, 4 पैसे बचाने के लिए हल्की फुल्की ट्रेनिंग ले लें। अच्छा, वैसे ये कब तक हो पाएगा कि जरा आपके साथ और लोग अटैच होंगे,
फिर हम देखेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन भी इसकी, और फिर घर बन रहे हों, लोगों के शेल्टर्स बन रहे हों। जी बिल्कुल, देखें हमने इस प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लाने के लिए, इसकी एग्जीबिशन के लिए हमने एक डिज़ाइन मशीन भी डिज़ाइन की है जो कि एक कंपैक्टेबल डिज़ाइन है, जो कि प्लास्टिक को डीफॉर्म करता है मशीन, और वो सैंड के साथ मिक्स करके मोल्ड में पोरिंग करती है। ठीक है, बट वो इट इज़ अ कंपैक्टेबल डिज़ाइन। लोगों के बहुत सवाल थे कि वो एक छोटी मशीन है, उसकी प्रोडक्शन बहुत स्लो है, बट ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन स्लो है। तो अगर हम इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं, इसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड अ बिग सेटअप। ठीक है, तो अगर इसको हम मजीद बढ़ाना चाहते हैं काम को, तो वी नीड बिग सेटअप्स एंड बिग लाइक पीपल्स टू इन्वॉल्व इन दिस। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें जैसे नॉर्मली घरों में हम देखते हैं, स्पेशली आजकल बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं हम सेम का एक एलिमेंट देख रहे होते हैं। कुछ दीवारें ऐसी के अंदर कोई लीकेज हो गई पाइप की, तो बस फिर जो मर्जी करते रहो, वो दीवार आपकी ख़राब है। इसमें क्योंकि आपने खुद का पोरस है ये मटेरियल भी, तो इसमें भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नॉर्मल ईंट की होती हैं, कि ये भी सेम आएगी इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इसके साथ, इसको वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट जब हमने इसका किया है अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमने जब ओवरनाइट, वो टेस्ट का ये होता है कि आप ओवरनाइट ब्रिक को जो है वो वाटर में आप छोड़ देते हैं, देन आप उसका वेट नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद आप 24 आवर्स के बाद उसको देखते हैं कि इसने कितना वाटर होल्ड किया है। तो इस जो ये वाली ब्रिक है वो नॉर्मली 10 to 20 ग्राम्स अपना वेट जो है वो सिर्फ बढ़ा रही है, एज कम्पेयर टू जो दूसरी ब्रिक है वो मतलब हंड्रेड्स ऑफ ग्राम्स जो है अपना वेट बढ़ा लेती है वाटर अब्जॉर्ब कर। ठीक है, नॉर्मली तो ना ईंटों का घर बनाने के बाद प्लस्तर, इस पे जरूरत नहीं है प्लास्टर की? बिल्कुल इस पे जरूरत नहीं है। हमने इसकी कलराइजेशन पे भी काम किया है। एस्थेटिकली गुड, एस्थेटिकली इट्स अ गुड मटेरियल। और देन सेकेंडली कि अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू फिनिश योर हाउस, तो आप इसके ऊपर यू कैन पोटीन एंड पेंट। ठीक है, पैनल लगा लें आप कर सकते हैं, या इवन यू कैन इंस्टॉल पैनल्स एज वेल। ठीक हो गया। अतः बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त काम, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और जाहिर सी बात, आप जिस तरह से आपने बताया कि डिज़ाइन टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें आपने आगे प्रपोज भी कर दी है, सस्ते घर का ख्वाब पूरा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड्स को हमेशा जो है वो सामने ज़रूर रखें आप लोग भी। स्टैंडर्ड्स चेक किए हैं ना उसके। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक पे चलते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जब जरा बात करते हैं पोलियो की, बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो वायरस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका, और ये मर्ज हर साल कई बच्चों को ज़ाहिर है माजूर बना देता है। रवां साल की अगर बात की जाए, मुल्क में अब तक पोलियो के 13 केसेस सामने आए हैं, और केस रिपोर्ट होने की रफ्तार में भी एक बार फिर से तेज़ी देखी जा सकती है। यकीनन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है कि हर मरतबा हम कैंपेन चलाते हैं, हम जाते हैं और साथ बच्चों को ज़ाहिर है इसकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, बट एट द सेम टाइम केसेस में इजाफा हमें नज़र आ रहा होता है, कमी नज़र नहीं आ रही होती है। सूरत हाल पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध, इरशाद अली सदर साहब। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साहब, ये वैसे क्या मामला है कि हर मरतबा हम देख रहे होते हैं कि कैंपेन भी रन हो रही होती है, पुलिस से बचाव के कतरे भी पिलाए जा रहे होते हैं, और अब जाहिर है एक ये मामला भी है कि हिफाजती टीका भी एक लगाया जा रहा है साथ में। इस हवाले से ज़रा इलाबोरेट कीजिएगा कि इसकी वजूहात क्या अभी तक सामने आ रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोलियो, आपको पता है कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इतने बच्चे हमारे इस साल भी जो है वो पोलियो की वजह से जो है डिसेबल हुए हैं, और पूरी दुनिया में देयर आर ओनली 2 कंट्रीज लेफ्ट, सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनमें पोलियो अभी भी मौजूद है और हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। तो उससे बचाव के लिए सिंपल क्योंकि पोलियो का इलाज नहीं है और पोलियो की सिर्फ प्रिवेंशन है, वो वैक्सीन है। वैक्सीन के थ्रू ही पोलियो को एरेडिकेट किया जा सकता है या अपने बच्चों को महफूज रखा जा सकता है। तो पिछले साल एक आउटब्रेक हुआ, अफगानिस्तान से वायरस इंपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक आउटब्रेक हुआ, और उसके बाद कई जो है वो कैंपेन्स चलाई गई, डोर टू डोर कैंपेन्स, बच्चों को ओपीवी ड्रॉप्स देने के लिए, और रूटीन इम्यूनाइजेशन में उनको आईपीवी ड्रॉप्स भी मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सर्कुलेशन जो है वो अभी तक वायरस की रुक नहीं पाई, बल्कि मजीद डिस्ट्रिक्ट्स तक जो है वो फैल गई है। तो उसकी वजह ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम्स हमारी डोर टू डोर जाती हैं, लेकिन सारी फैमिलीज जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराती। बहुत सारे बच्चे वैक्सीनेशन से रह जाते हैं, कम्युनिटी में रिफ्यूजल्स होते हैं, जो गलतफहमियों की वजह से जो है ना भी हो, रिफ्यूजल्स ना भी हो, तब भी जब तक पूरी दुनिया में एक भी पोलियो का केस है
या पोलियो वायरस की मौजूदगी है तो ज़ाहिर है हम सेफ नहीं है। और चूँकि ज़ाहिर खत्ता ऐसा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वी आर कनेक्टेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मुल्कों में ज़ाहिर ख़त्म हो। पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ज़ाहिर जब तक अफगानिस्तान में ये मसला हल नहीं होगा हम लोग वल्नरेबल रहेंगे। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज चूँकि आप साथ मौजूद है, पोलियो से हिफाजती जो टीके की हम बात करें, जो कि जब से हम सुनते आए हैं पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन या हिफाजती कतरे, अब टीके की बात हो रही है। ये टीका कब से लगना शुरू हुआ है, किस एज में लगता है, और क्या ये टीका उन कतरों से ज़्यादा मौसर साबित होता है? देखिए, जो मुकम्मल इम्यूनिटी है किसी भी बच्चे की, वो ओपीवी जो हम ओरल ड्रॉप्स देते हैं और आईपीवी जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन की, उन दोनों से ही जो है वो पॉसिबल है। अच्छा। सिर्फ एक अगर वैक्सीन होगी तो वो नहीं पॉसिबल होता। हम रूटीन में ओपीवी क्यों देते हैं घर घर जाके, और इसलिए कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा नेटवर्क है उसके थ्रू ऑलरेडी बच्चों को जो है आईपीवी मिल रही होती है। लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अच्छा ना होने की वजह से बहुत सारी फैमिलीज वो आईपीवी वैक्सीन जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत जो लगने चाहिए, जो बुनियादी टीके होते हैं, उसमें भी पोलियो के टीके होते हैं। अच्छा, तो वो यानी निशात साहब ये मुमकिन है कि आपने पोलियो के कतरे पिलाए हों बच्चों को और बार बार पिलाए हों, हर मुहिम में पिलाए हों, लेकिन चूंकि आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पोलियो वायरस उस पर अटैक करे। ये ज़्यादा लोगों के लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो रिफ्यूजल्स की उन्होंने बात की कि अभी जो कैंपेन भी चलाई जाती है, जाहिर है डोर टू डोर जाया भी जाता है, और जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर, और हम खुद इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच गए थे कि हम इसको इरेडिकेट कर रहे थे, एकदम से 13 केसेस का सामने आना, और फिर केसेस में जो एक तरह से हम तेज़ रफ्तारी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बड़ी एक तशवीश की बात है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबीन, आई थिंक पूरी दुनिया को भी चाहिए कि अफगानिस्तान को एंगेज करे इस मामले में। श्योर एंगेज किया जा रहा है, बट ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान में अगर आउटब्रेक हो रहा है, वहां पर केसेस ज्यादा हैं, तो साथ बहुत से और मुल्कों की सरहदें लगती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि एक भी केस अगर पूरी दुनिया में रहेगा पोलियो का, तो जाहिर सी बात है तमाम ममालिक, स्पेशली जो कनेक्टेड ममालिक हैं, वो हर तरह से वल्नरेबल रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, कतरे भी पिलवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ज़रूर ये बताइएगा कि एक दफ़ा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा लोगों को दोबारा से एजुकेट ज़रूर करें, क्योंकि इसका मकसद यह है कि लोग एजुकेट हों, लोगों में अवेयरनेस आए, रिफ्यूज़ल्स हमारे कम हो। क्या ये जिस टीके की आप बात करें, जिस तरह वैक्सीन के बारे में पहले ये था कि नहीं इसके ये फलां साइड इफेक्ट्स है, जो कि जाहिर है मिथ्स हैं, तो एट द सेम टाइम इस टीके के भी क्या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? ये बिल्कुल महफूज टीका है, और इस वजह से कि एक तो नंबर 1 वैक्सीन पोलियो की पहले ही महफूज है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, नंबर 1। दूसरा सिर्फ ये होता है कि आप, क्योंकि बाकी वैक्सीन जो है वो नीडल इंजेक्शन के थ्रू लगती हैं, तो उसमें कांटेक्ट की वजह से जो है इश्यूज होते हैं या बच्चे को दर्द होता है। ये जो जेट इंजेक्टर है, ये तो प्रेशर से जो है वो वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर होती है, उसमें नीडल भी नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे को दर्द भी नहीं होता और जो है वैक्सीन भी एडमिनिस्टर हो जाती है। तो उसमें क्योंकि कोई प्रिक नहीं हो रहा बॉडी में, इस वजह से उसका कोई साइड इफेक्ट जो है वो हमें लिटरेचर में पहले जहां पे बाकी मुल्कों में हुई है वहां पे नजर नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे। जी, ये हिफाजती टीका आपने चूंकि कहा रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा है, किस माह में लगता है, और क्या एक दफा टीका लग जाए दैट्स इट, क्या रिपीट भी होता है ये? जी, एक बुनियादी कोर्स होता है हिफाजती टीकों का, उसी के अंदर जो है वो पोलियो भी होता है जो 6 वीक्स पे लगता है, फिर जो है वो 9 मंथ्स पे लगता है। एक उसका रूटीन प्रोसीजर वो चल रहा होता है। सारे बच्चे जो भी पैदा होता है उसको एक बर्थ डोज से लेकर जो है वैक्सीनेशन होती है, उसी के अंदर होता है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे को ये वैक्सीन, वो रूटीन की इम्यूनाइजेशन भी नहीं होती, वो इम्यूनाइजेशन सेंटर पे पेरेंट्स नहीं ले जाते, इस वजह से वो डोजेस मिस हो जाते हैं। इसमें जो है इस दफा हम जो जेट इंजेक्टर के थ्रू एक वैक्सीन मुहिम चला रहे हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, वो कराची में पर्टिकुलरली हमने 85 यूसीस में वो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से कि उन 85 यूसीस में हमें ज्यादा ऐसे बच्चे नजर आ रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड पे हैं, जिनको रूटीन की इम्यूनाइजेशन नहीं मिली हुई, और पोलियो की ओपीवी में भी उधर इनकारी ज्यादा होते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जहां पे हमारी अंडर इम्यूनाइज्ड कम्युनिटी है, वहां पे हम दोनों
FIPV और OPV साथ दें ताकि एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी लेयर क्रिएट हो जाए जो हमें हेल्प करेगा। जो है वो लेयर क्रिएट करनी भी। बस छोटी सी बात और, खुदा ना खास्ता किसी को अगर पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया उस दौरान भी उसको ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जाए तो कोई फायदा होता है? जी, पोलियो वायरस जब अटैक कर देता है, अगर आपको पहले वैक्सीन नहीं हुई तो उसका कोई फायदा नहीं होता। वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए होती है, वैक्सीन क्योर नहीं है। तो इसलिए जरूरी है शाद साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर जो इम्यूनाइजेशन है वो करवाई जाए। जिस मंथ जो इंजेक्शन लगना है, जो ड्रॉप्स पिलाए जाने वो ज़रूर पिलाए जाएं। और बार बार हम देखते हैं कि मुहिम चलाई जाती है पाकिस्तान भर में, जहां पर हम देखते हैं कि करोड़ों बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाती है। और अभी टीकों की हम बात करें कि टीका लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। बरतानवी मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरान आइंदा 24 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है। तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया और बैरूत में हिजबुल्ला के कमांडर फवाद शुक्र की शहादत के बाद ईरान और हिजबुल्ला ने इसराइल पर जवाबी हमले का ऐलान कर रखा है। अमेरिका ने भी कहा है कि रवां हफ्ते ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका ने इसी हमले के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और गाइडेड मिसाइलों से लैस आबदोज़ भी भेज दिए और खित्ते में कशीदगी में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर जमील, आप इस वक्त खित्ते की कशीदगी को किस निगाह से देखते हैं? चूँकि बहुत से मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया कि ईरान हमला कर सकता है इसराइल पर, और ज़ाहिर है अब हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने भी एक तैयारी कर रखी है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? जी, ईरान का हमला तो खैर जाहिर है, पता है सारों को कि होना है वो, क्योंकि सुप्रीम लीडर ने भी उनके अनाउंस कर दिया है, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर ने भी अनाउंस किया हुआ है। और एक मंतक में ये नजर आती है, और अगर आप पास्ट हिस्ट्री को देखें कि 1 अप्रैल को जब सीरिया में काउंसुलेट पर ईरान के हमला किया था इसराइल ने, उन्होंने इसी तरह अनाउंस किया था और उन्होंने रिटेलिएट किया और उन्होंने उस पर हमला किया, जवाब दिया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा पेचीदा हो गई है, उससे ज्यादा हो गई है। आपने खुद बताया अपने इंट्रो में कि इब्राहिम लिंकन जो एक तैयारा बरदार जहाज है और बहुत खतरनाक जहाज है, जो कि इसी खिते में था, ओशन में, स्पेसिफिक में इंडियन ओशन के नजदीक था, तो उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तकरीबन पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। उसमें 60 से ज्यादा लड़ाका जहाज और उसमें न्यूक्लियर और उसमें जैमिंग करने वाला, जो ईरान के लिए जो खतरनाक बात है कि जैमिंग करने वाले आलात हैं जो मिसाइल वगैरह को और बाकी उनके तनसीबात के मामले में जैमिंग कर सकते हैं। ये दुरुस्त है कि बरतानिया के अखबार ने ये रिपोर्ट की है, न सिर्फ बरतानिया के अखबार ने बल्कि टाइम ऑफ इजराइल ने भी किया है कि ये ईरान न सिर्फ बजाते खुद बल्कि प्रॉक्सीज के जरिए भी अगले 24 घंटों में, और अगले 24 घंटों में ईरान के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका एक है त्योहार ईशा का, जो कि गुज़श्ता शब मिडनाइट से शुरू हुआ है और इस शब को यानी आज रात 12 बजे खत्म होगा। तो इस पे उन्होंने क्या साराइयां की हैं, और ईरान हो सकता है क्योंकि किसी वक्त भी हमला हो सकता है। दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। नेतन्याहू की ये मंशा है कि वो किसी तरीके से ईरान अटैक करे इजराइल पर, ताकि वो उसने जो पंसुआ बनाया हुआ है इजराइल ने और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि ओबामा के दौर में भी बड़ी कोशिश की गई और उसके तमाम तराशे मौजूद हैं अखबार में, कि वो चाहता था कि न्यूक्लियर तनसीबात पर ईरान के हमला करे। और इस दफा भी जो सामने चीजें आ रही हैं, तज्जिए आ रही हैं उसमें, और जो उनके अदवार हैं इजराइल के, उसमें यही है कि किस तरह अमेरिका को घसीट ले इसके अंदर इस जंग में, क्योंकि अमेरिका को घसीटे बगैर वो ईरान पर फुल फ्लैज हमला नहीं कर सकता, और करेगा तो उसका जवाब का खाना पड़ेगा। तो अमेरिका ने क्या किया हुआ है? अमेरिका ने अश्योरेंस दी हुई है इजराइल को कि आपकी डिफेंस के लिए हमने सारे अपने बहरी बेड़े और अपने तमाम एसेट्स को डिप्लॉय कर दी है। और ये बात हुई है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजराइल के और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमेरिका के, दोनों ने बड़ी खुल के बात की है और पेंटागन ने इस पर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। अब महसूस क्या होता है? महसूस ये होता है कि ईरान के सदर कहते हैं कि मैंने माशी तरक्की करनी है, और रिपोर्टेडली वो फिक्रमंद है कि माशी तरक्की इस रिपरकशन के बाद थोड़ी सी उसमें रुकावट आ जाएगी और इंटरनेशनल रिलेशन उनका। तो उनकी एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ ईरान का अपना वकार और सॉवरेनिटी जिस पर कि हमला किया गया है। तो इन तमाम का लुबे लबाब ये है कि महसूस ये होता है कि हमला तो होगा,
रशिया इसमें बीच में आ गया है, वो भी ईरान को कह रहा है कि जरा एस्केलेट ना होने दें इसको ज्यादा, जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं। इसी तरह स्विट्जरलैंड कह रहा है, फ्रांस कह रहा है और कई ममालिक ईरान के, और ये ताखीर जितनी हो रही है उनके महसूस यही होता है कि ये डीएस्केलेट करें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, आप ये कह रहे हैं हमला तो होगा, ये बात तो है, लेकिन ये हमला कितना संगीन हो सकता है और उसके बाद इजराइल की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं, स्पेशली खित्ते के हवाले से देखा जाए तो सूरत हाल वो कितनी अनसर्टन है? जिस तरह ईरान के लिए मजबूरी है कि उसने हमला करना ही करना है, और इस दफा जाहिर है पहले से ज्यादा मजबूत और मरबूत हमला होगा, इसी तरह इजराइल का तो ख्वाहिश भी है और उसकी मजबूरी भी होगी कि रिटेलिएट करे। अब इजराइल पर अमेरिका इन्फ्लुएंस तो कर सकता है अगर सीरियस हो तो कितना सीरियस होगा जो कि उसको इन्फ्लुएंस करे, और उसके बहुत सारे और पेचीदगियां हैं। तो महसूस होता है कि इजराइल जरूर हमला करेगा, और इसीलिए तो दुनिया बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि ये एस्केलेट हो जाएगा, फिर ये खित्ते की जंग में तब्दील हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक बहुत दुश्वार हालात पैदा हो जाएंगे इकोनॉमी के लिहाज से, दूसरे मामलात में। और आप देखिए कि दूसरी तरफ याहिया सिनवर जो कि अब हमास के कमांडर हैं, वो जंगजू हैं, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल तो चले फिक्स ही है, लेकिन बेसिकली वो जंगजू हैं। एक तरफ हमास ने उनको अपॉइंट करके ये मैसेज दे दिया है कि भाई हम तो मुकाबला करेंगे, और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो किसी तरह अमेरिका को घसीट रहा है और अमेरिकन ये कह रहे हैं। तो उस लिहाज से महसूस होता है कि चाहे ये ना चाहते हुए भी ये एस्केलेट हो सकता है मामला, यानी कि बढ़ सकता है और इस खित्ते को अपने लपेट में ले सकता है, क्योंकि गजा का जहां तक ताल्लुक है उसमें तो कोई कमी नहीं आती नजर आ रही। हालांकि 3 फेज पीस प्लान मौजूद है और ये कोशिश है कमला हैरिस की और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की कि किसी तरह उसको नाफिजुल अमल हो जाए, लेकिन अफकार में और किरदार में बड़ा फर्क नजर आ रहा है अमेरिका के। एक तरफ तो कहते हैं कि 3 फेज हो जाए, दूसरी तरफ उन्होंने इजाजत दी हुई है कत्ले आम की, गजा में डेली हो रहा है, परसों भी 100 उन्होंने अफराद को जाँ बहक कर दिया। तो इस तरीके से महसूस ये होता है कि ये पॉलिटिकल बयानात अपनी जगह पर, और इजराइल को खुली छुट्टी है कि वो एलिमिनेशन पूरा कर दें फलस्तीन का। जिस तरह के आप अंदाजा करें कि जितनी भी अब तक जंगें हो चुकी हैं, सबसे ज्यादा जानें जो जाया हुई हैं वो 1948 में जब फलस्तीन को निकाला गया 456 देहातों को मसमार करके और उनको मार के, तो उस वक्त 20 से 25 हजार की थी उनकी तो टोटल डेथ टॉल, और अभी 40 से बढ़ गई है डेथ टॉल। इसी तरीके से जर्नलिस्ट जो है वो 166, इसी तरह यूएन स्टाफ 205, इसी तरह और बहुत सारे। तो ये तमाम चीजें अगर देखी जाएं तो ये इजराइल की इसमें एक इंटेंशन तो क्लियर, जो कि उनके नातून या वो कह चुके हैं कि हम तो अपनी फिनिशिंग जब तक फिनिश नहीं होगा, और उनका फिनिश का मतलब है और उसको रोक कोई नहीं रहा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, के रोक कोई नहीं रहा, क्योंकि यूएस का भी इसमें अहम रोल है। रोकने में बात कर दी जाती है, लेकिन जिस तरह तैयारी में हम देख रहे हैं कि बहरी बेड़ा का पहुंच जाना और अब्दोस का पहुंच जाना, तो ये क्लियरली शो करता है एक तो सपोर्ट टुवर्ड्स इसराइल और ये कि वो तैयार है फॉर दिस। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे लिए विश एंड होप कि जो डीएस्केलेशन की कोशिशें इस वक्त हो रही हैं वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो चुकी है, खित्ते के लिए बहरहाल नुकसानदेह होगा। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सफ़े अव्वल के कोहपेमा मुराद सतपारा, जिन्होंने K2 से हसन शगरी की जस्ते खाकी को निकालने में मदद की, जो पहाड़ों पर सफाई मुहिम में पेश रहे, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क में कोहपेमाई को फ़रोग़ दिया, गैर मुल्की कोहपेमाओं के मिशन की तकमील में हमेशा साथ रहे। जब जिस मिशन में कोई ना जाता था आगे, तब कहते थे कि मैं जाऊँगा। और ये लेजेंड कोहपेमा मुराद सतपारा, जिनको आज हम खो चुके हैं। 11 अगस्त को मुराद सतपारा पुर्तगाली कोहपेमा के हमरा ब्रॉड पीक से नीचे की जानिब उतर रहे थे कि इस दौरान ख़राब मौसम की वजह से ऊंचाई से वो गिर गए, शदीद ज़ख्मी हुए। कहा यह भी जा रहा है कि हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन पत्थर लगा और इस ज़ोर से लगा कि बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी। मुराद सतपारा बेहतरीन कोहपेमा ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे शायर भी थे। पहाड़ों को सर करने की दास्तानें उन्होंने शायरी में बयान की हैं। जो उनके साथ जाता था ज़रूर उनसे मुताल्लिक़ अब यादें भी वो शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह एक एक्सपीडिशन में एक वीडियो उनकी जो कि हमारे इस वक्त है, हम ज़रूर चाहते हैं आपसे हम शेयर भी करें कि क्या उनका अंदाज़ होता था, किस तरह से वो लोगों को महसूस करते थे अपनी शायरी से, अपने अंदाज से। आपको सुनवाते हैं। कि मन का नाम नहीं ले सकूंगा, वो अवला से मारे
रस्सा कट गया तो मैं क्या करूँगा, मजदूरी मेरी मजबूरी है, बच्चों की परेशानी। मुराद सतपारा, आज हम उनको याद भी करें, इसी हवाले से प्रोग्राम में आज हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है अयाज शिगरी साहब। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अयाज साहब, आप करीबी साथी भी हैं, आखिरी बार कब बात हुई थी, क्या कहा था मुराद ने? सबसे पहले तो इन्नल्लाहि राजिऊन, मुराद साहब अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लास्ट मेरी उनसे 8 तारीख को बात हुई थी और वो कह रहे थे कि यार शिगरी भाई, और मुझे वो अपना बड़ा भाई कहते थे, और मुझे कहते थे कि मैं जा रहा हूँ ब्रॉड पीक पे, आप मेरे लिए दुआ करें। बाकी सारे मिशन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। दुनिया की बुलंद तरीन जो रेस्क्यू है K2 के ऊपर 8200 मीटर पे मैंने वो कर ली है, और मैंने अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे किस तरह प्रमोट करते हैं और मेरे लिए क्या कुछ करते हैं। तो मुराद, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एक हीरो लेजेंड को हमने खो दिया। उसका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उसने दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड K2 के ऊपर जाके अपनी जो डाउन जैकेट से उतार के वहां पे उसने रिकॉर्ड बनाया। वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है। इसके साथ उन्होंने किलर माउंटेन जो है नंगा पर्वत, उसको उन्होंने 6 दिन में 2 दफा क्लाइंब किया। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रेस्क्यू जो है उन्होंने किए हैं, और इस साल उन्होंने जो क्लीन अप एक्सपीडिशन था उसके अंदर भी अपना रोल अदा किया। और सबसे बड़ा जो हसन शिगरी, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि इंसानियत खत्म हो गई है, लास्ट ईयर जो हसन शिगरी की जो वीडियो आई थी, लोग क्रॉस करके ऊपर जा रहे थे। बहुत सारे लोग जो है वो बॉटल्स नेक को जानते हैं। तो बोटल नेक से जब वहाँ पे लोग क्रॉस करके जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि इंसानियत खत्म हो गई है, लोग आगे जा रहे हैं। तो यही वो शख्स है मुराद जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इसी शख्स ने मेरे को कहा है भाई, मुझे जिंदगी में साथ दिया तो हौसला दिया, कहीं से मुझे स्पॉन्सर हुआ तो मैं इसकी डेड बॉडी को लेके आऊंगा। इसके साथ मैं लैला का भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये एक्सपीडिशन लॉन्च किया और इसको वहां जाके मुराद ने देखें कितनी बुलंदी पे वहाँ बर्फबारी भी हो रही है, रिस्क भी है, लेकिन वो अपने मगन होके अपने काम में ऐसा जुटा और उसने हसन की जो डेड बॉडी को नीचे उतारा। वाकई यार साहब, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना आप भूल जाएं। बहुत सारे अचीवमेंट्स है जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं उसके लिए बयान कर सकूं। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां पर आप अपना आप भूल जाएं। जी, अपना आप भूल जाएं। वहीं पर जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो किसी दूसरे के लिए सोचना, वॉलंटियर करना, जिसके बदले में आपको और कुछ नहीं मिल रहा, शायद एक सुकून मिल रहा है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये एक जज्बा, ये हमें मुराद में नज़र आया हमेशा। जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जिस तरह वो आपकी बात करें कि अगर मुझे स्पॉन्सर मिल गया तो मैं जाऊंगा और मैं ये कर दिखाऊंगा, और उसके बाद भी किस तरह से उन्होंने किन किन कैंपेन्स को बहुत मुश्किल के साथ उन्होंने जारी रखा। देखिए, मुराद की खूबी थी, वो जिस भी एक्सपीडिशन के साथ जाता था और वो अपने आप को एंजॉय करते हुए उसके साथ काम करता था। वो जो भी जाता था और जो भी उसकी अचीवमेंट्स होती थी फिर मेरे पास आता था, भाईजान मैंने ये कर लिया, अब आपका काम है। और जो भी मसाइल उसको आते थे नंगा पर्वत पे या उसको जो फेस करता था वेदर की और टेक्निकल चीज़ों की K2 पे, तो वो अपनी शायरी में आके हमें बयान करता था। वो फिर पूरी दुनिया में लोग उसको सुनते थे और उनके मसाइल को हल करते थे। जब ये सानिया हुआ ब्रॉड पीक के ऊपर तो हम सब परेशान हो गए, क्योंकि मोस्टली एक्सपीडिशन जो है वापस आ रहे थे। तो हमने बड़ी मुश्किल से, मैं यहाँ जनरल काशिफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, अपने हेलीकॉप्टर्स को भेजा वहाँ पे पयू में। फिर हमारे सतपारा के माउंटेनियर्स थे, वो खुद जो लोगों को रेस्क्यू करता था बेचारे, उसके लिए हमें रेस्क्यू करना पड़ गया। हमारे कुछ सतपारा के लड़के गए, जाके उनको रेस्क्यू किया। लेकिन ये भी बात हो रही है, बहुत सी जगहों पर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत से रेस्क्यू मिशन में लीड करने वाले को रेस्क्यू बहुत देर से किया गया, जब वक्त गुजर चुका था। कोई कोताही हुई है हमसे? कोताही तो हमसे, कोशिश तो हमने की हमारी तरफ से कोई कोताही ना हो, क्योंकि हम पूरी एक हमारी
एक सेल बन चुका था जिसमें लीड लैकियानी करी थी, उसके मैं था, हमारे साथ सारे, और हमारे साथ ऑन बोर्ड हमारे FCNA के जनरल साहब, जनरल काशिफ साहब, उनकी पूरी टीम थी। हमने कोशिश किया जितना जल्दी हो सके हम उसको रेस्क्यू करें, लेकिन कहीं कुछ मुश्किलात ऐसी आई, क्योंकि वो जब क्लाइंब करके ब्रॉड पीक को वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती में उनके साथ कोई नहीं था। जो दूसरे जो कोपैमा थे वो ऊपर थे। वो जब नीचे पहुंचे सबमिट करके आने तक वो काफी देर हो चुकी थी। उसके बावजूद भी हमने कोशिश की अपने जवानों को भेज के उसको रेस्क्यू करें, और ठीक, यानी कोशिश पूरी की गई जो है वो चल रहा था। और बिल्कुल, और ज़रा कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं, मैंने कहा कोशिश ज़ाहिर आप लोगों ने की है, कुछ मुश्किलात ऐसी होते हैं कि वाकई वहाँ पर फिर कदम रुक जाते हैं। कोई शेर जो उनका याद आ रहा हो आपको, कोई बात जो उनकी याद आ रही है आपको? बहुत सी कहानियाँ भी सुनाया करते थे वो, कोई चीज़ जो याद आ रही हो आपकी उनकी, आपको उनकी? बहुत सारी बातें हैं, मैं प्यार नहीं कर सकता। आप करीबी साथी, आप उनके बहुत सी बातें याद आ जाती हैं, और समटाइम्स आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो शख्स जो इतना लाइवली था, इतना साथ मैं उसकी डेड बॉडी गया हूँ जी, जब मैं उसकी डेड बॉडी कर लेके गया हूँ, उसके पूरा खानदान मुझे कहता है कि बस वो हर वक्त आपका जिक्र करता था, अय्याज भाई आपका जिक्र करता था, क्योंकि मैं उसको बहुत पसंद करता था और मेरे को भी बहुत करता था। वो हम एक भाइयों की तरह थे। हमारे लिए एक चला गया। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे। पाकिस्तान का असासा, पाकिस्तान का नुकसान है ये, माउंटेनियरिंग का नुकसान है ये, और एट द सेम टाइम हम दुआ को हैं अल्लाह उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। यार साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, कुछ और ख़बरें जो शेयर करने, कुछ और जिस पर डिस्कशन करनी है। कराची की बात करते हैं और कराची के मसाइल का जिक्र करते हैं, जिसमें एक बड़ा मसला वहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स का है। कराची का डाकू राज किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर कायद में दंदनाते डाकुओं ने मज़ीद 2 शहरियों की जान ले ली है। दुरानी डकैती मज़ाहमत कत्ल का पहला वाक़या सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ और दूसरा नॉर्थ नाज़माबाद में पेश आया। रमा साल शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के 44,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए और केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक वाक़या जो कि इस वक्त हम आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये देखें, ये वाक़या एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो एक शख्स है, लड़का है, टीनेजर जो लग रहा है इस वक्त, वो रुकता है, उसको रोका जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है वो डाकुओं की तादाद सड़क पर चलने वाले लोगों से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब वो एक लड़का जिससे बाइक छीनने के लिए 8 जो डाकू हैं वो बाइक्स पर सवार हैं और वो उससे बाइक छीनकर लेकर जाते हैं। अच्छा, मज़ाहमत ज़ाहिरा लड़के ने करने की कोशिश की है जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक, लेकिन उस पर ज़ाहिरा उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मार पीट के उससे जो है वो बाइक लेकर वो चले गए। ये लेकिन कितनी तशवीशनाक बात है कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त इतनी तादाद सड़क पर चलने वाले या जाने वाले लोगों की नहीं है जितनी वहाँ पर डाकुओं की तादाद है, और उसमें से कोई एक डाकू भी पकड़ा नहीं। 8 डाकू थे, बिल्कुल गुजरे कितने चेक पोस्ट से गए हुए होंगे, कितनी सड़कों से गुजर के जा रहे होंगे, लेकिन क्या अब कोई अपडेट ले लेते हैं इस केस की। मुनस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। मुनस, इस केस से मुतालिक बताइएगा कि ये बहुत से जो कि डाकू फुटेज में नजर भी आ रहे हैं, नंबर प्लेट्स भी सामने, कुछ के चेहरे भी वाजे, ज़रा पूरा एक गैंग है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? शोएब, भी ये हाल ही में एक वारदात कराची के इलाके बहादुराबाद में अंजाम दी गई है। वैसे तो ये एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात है, लेकिन इसमें जो गैरमामूली चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि डाकुओं के मुसल्लह जत्थे ने जो है वो बाकायदा धावा बोला एक सड़क पर। एक नौजवान जो कि रॉन्ग आ रहा था, गलत सिमत में आ रहा था उस सड़क पर, उसके पास बेशकीमत मोटरसाइकिल थी, उसे बाकायदा घेर कर ये जो 7 से 8 डाकुओं का जत्था था, इसने असलहे के ज़ोर पर उस नौजवान से मोटरसाइकिल छीनी। और जब उसने मदायमत की तो CCTV मनाजिर में ये तमाम तर चीज़ें जो है वो वादे हैं कि उन्होंने किस तरह से बदतरीन तशद्दुद किया उस नौजवान पर, और उसके बाद जो है वो उससे मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। मोटरसाइकिल चोरी या छीने जाने की अगर बात करें हम, तो कराची में अगर हम ये कहें कि ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है तो ये गलत नहीं होगा। मैं साल 2024 का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इब्तदाई 7 माह में साल 2024 के कराची में 44,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 31,000 से ज़ायद जो वारदातें हैं वो मोटरसाइकिलों के चोरी किए जाने की या छीने जाने की हैं। तो आप इसमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची में किस तरह से जो है वो कितना बच्चों का खेल बन गया है मोटरसाइकिलों का चोरी किया जाना या छीना जाना। लेकिन हाल ही में जो ये CCTV
फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो सामने आई है बहादुराबाद के इलाके की, इसने कई शकूक और शुबात को जन्म दे दिया है। कई सवालात उठा दिए हैं कि कहाँ है पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम, कहाँ है पुलिस के वो नाके जो कि जगह जगह लगे होते हैं, जो कि चेक करते हैं जराइम पेशा अफराद को। क्योंकि 7 से 8 डाकुओं का, मुसल्लह डाकुओं का जत्था जिस तरह से इन्होंने दिन दिहाड़े बीच सड़क पर उस नौजवान से वारदात की है, ये कई शकूक और शुबात को जन्म दे रही है और कई सवालात उठा रही है। और सिर्फ ये एक वारदात नहीं है, बल्कि एक वारदात हमने गुज़िश्ता रोज़ भी रिपोर्ट की, जो कि मलीर मॉडल कॉलोनी के इलाके की थी। और वहाँ देखा गया कि किस तरह से बाकायदा 2 से 3 मोटरसाइकिलों पर आने वाला जो डाकुओं का गैंग था, उसने बेखौफी से बाकायदा सड़क के बीच में नाका लगाया और उसके बाद एक मोटरसाइकिल सवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उनको आराम से वो बारी बारी लूटते रहे, बेखौफी से कि जैसे उन्हें किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का खौफ ना हो, उन्हें पुलिस का कोई डर ना हो। और धड़ल्ले से वारदात की, तमाम तरह अफराद को उनकी कीमती अशिया से महरूम किया और उसके बाद मुलजिम बासानी फरार हो गए। इन दोनों वारदातों की जो फुटेज वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, पुलिस का रिवायती दावा है, पुलिस का कहना है कि जी तफ्तीश की जा रही है और जो मुतासरा शख्स है उसे भी गुज़िश्ता रोज़ एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल पुलिस ने तलब किया था कि जी उससे बयान लिया जा सके। तो पुलिस जो है वो अपनी रिवायती जो अंदाज़ तफ्तीश है उस पर चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका जो अंदाज़ है वो नए नए तरीक़ेकार अपना रहे हैं, उनका अंदाज़ तब्दील हो रहा है, वो एग्रेसिव हो रहे हैं। और कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अगर कत्ल के वाक़यात की बात की जाए, वो 2 वाक़यात रिपोर्ट में वो हमने अभी शेयर भी किया और ज़ाहिर है 88 अफराद आपने जिक्र किया, डकैती मज़ाहमत ज़ाहिर है हम देखते भी आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सी कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। शुक्रिया मुनस्सर, आज हमारे रिपोर्टर हम साथ मौजूद थे, हम से इस पर आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और बात करते हैं आप ज़रा बलूचिस्तान हुकूमत के एक स्टेप की, जिन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि जो अंडे हैं उन पर एक्सपायरी डेट लाजमी लिखी जाए। सूबे में अंडों के सप्लायर्स, होलसेल ट्रेडर्स और दुकानदारों, इन सबको वार्निंग जारी कर दी गई है कि 31 अगस्त से फरोख्त किए जाने वाले तमाम अंडों पर एक्सपायरी लिखना लाजमी होगा। साथ ही शहरों से भी दरखास्त की गई है कि बगैर एक्सपायरी के अंडों की खरीदारी से वो गुरेज करें। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंडों की भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। हमारे यहाँ जो मिलता है उस पर लिखा होता है उसके ऊपर। अच्छा, कभी नोटिस में नहीं उस तरह से आया तो कभी किचन में गई हो तो पता हो ना, कभी अंडा तोड़ के बनाया हो तो आपके सामने ऑमलेट आता है, फ्राई एग आता है, बॉइल्ड एग आता है, आपको क्या पता? कितनी बार आप जाते हैं, आप अंडा निकालते हैं फ्रिज से, अंडा निकालने के बाद आप उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ढूंढते हैं और उसके बाद आप उसको फ्राई करते हैं। ऐसा नहीं होता, जब आप ट्रे या कोई चीज लेकर तो उस पर अंडों की एक्सपायरी लिखी होती है, आप एक बार देख लेते हैं कितने दिनों के लिए ये अंडे आप खा सकते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ कौन मौजूद है? मोहसिन भट्टी साहब साथ मौजूद हैं, फूड एक्सपर्ट है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मोहसिन साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, जैसे सभी बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि अच्छा ये अंडे एक्सपायर्ड हैं, थोड़ा सा बताएं कि नॉर्मली अंडे की लाइफ क्या होती है, कितने दिनों बाद वो एक्सपायर हो जाता है? जी वालेकुम अस्सलाम। जो अंडे हैं इसको अगर तो आजकल जिस तरह की गर्मी है, इसमें अगर उन्हें रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो आप उसे 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। आजकल गर्मी ज्यादा है, तो इसलिए फौरी तौर पे जैसे ही आपके पास आए, आप अगर ये जो गवर्नमेंट ने, जो बलूचिस्तान हुकूमत ने जो ऊपर एक्सपायरी डेट लगाई है, ये बड़ा अच्छा कदम है, लगानी चाहिए। लेकिन इससे एक कदम और आगे भी बढ़ना चाहिए। वो आगे बढ़ना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट है या उनकी जो हैचिंग की डेट है उसकी के मार्केट में लाने की डेट है वो भी लिखी हो। उसके साथ साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो किसी पैकिंग में हो कि वो आए कहाँ से हैं, क्योंकि बात ये है कि ये अंडे जो हैं इनको 3-4 दिन में आपने रूम टेम्परेचर पर रखा, ये उसमें ख़राब हो जाएंगे। आपको फ़ौरन फ्रिज में रखना चाहिए, तो आप इसको कोई 8-10 दिन निकाल लेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। सर्दियों में इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो ये आ रहा है कि आप ये जो अंडे जो मार्केट्स में आते हैं हमारे पास, ये 2 तरह के अंडे होते हैं। एक अंडे वो होते हैं जिन्हें फर्टाइल एग्स कहते हैं, एक वो अंडे होते हैं जिन्हें टेबल एग्स कहते हैं। यानी जो अंडे हम खाते हैं ये असल में फर्टाइल एग्स नहीं होते हैं। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि अच्छा अंडों की शेल्फ लाइफ कितनी होती है, अगर गर्मी के मौसम की बात करें या अगर अपने फ्रिज में रखे हैं या ठंडे मौसम में, ज़रा उसमें डिफरेंट डेज होते हैं। अच्छा। और ज़रा कुछ लोग चेक भी करते हैं, जैसे आप अंडे लेकर आते हैं घर तो आप एक बोल में पानी भर के उसमें डालते हैं, अंडे अगर बैठ जाएँ तो अंडे फ्रेश होते हैं, अगर वो
खड़े हों तो वो थोड़े से बासी होते हैं, और अगर तैरे तो रोटन होते हैं। ये वैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, घर में आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपको खुद पता चल सके कि अंडा एक्सपायर्ड है या नहीं है। तो हमारे साथ फूड एक्सपर्ट जो हैं मोहसिन भट्टी साहब, वो हमें इससे पहले बता भी रहे थे कि किस तरह से एक्सपायरी डेट और अंडे की बेसिकली लाइफ कितनी होती है। मोहसिन साहब, घर में किस तरह से हम चेक कर सकते हैं? जिस तरह शुएब ने भी एक तरीका बताया, ये तरीका है, और इसके अलावा और क्या कोई तरीके है कि आपको पता चल सके कि अंडा ठीक है या अंडा खराब है? पूछ लें नॉक करके, आप ठीक हो? जी बिल्कुल, शुएब साहब ने तरीका बिल्कुल ठीक बताया कि अगर तो वो अंडे डूब जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो अंडे ठीक है। पानी में आप डिप करें, एक प्याला लें, उसमें पानी डाल के उसमें अंडे डालें। अगर तो वो तैरने लग पड़े तो इसका मतलब ये है कि वो अंडे खराब हैं। एक निशानी। दूसरी ये है कि उस पानी में डालने से पहले आप उसको हल्का सा खड़का लें, उसको हिलाएं अच्छी तरह। अगर तो उसके अंदर कोई सॉलिड चीज आपको टकराती हुई नजर आती है अंडे की दीवारों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो अंडा खराब है। उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, उसके अंदर वो फर्टाइल एग था जो आपको चीट करते हुए आपकी तरफ भेजा गया है, उसके अंदर चूजा बनने का अमल शुरू हो गया, वो अंदर अब वो सॉलिड बनना शुरू हो गया। दूसरी निशानी। तीसरी ये है कि आप अंडा तोड़ते हैं, आप देखें कि उसकी जो जर्दी है, अगर तो वो जर्दी इंटैक्ट नहीं है अपनी जगह पे, वो फैल गई है। आप देखें नॉर्मल जो सेहतमंद अंडा होगा, जो फ्रेश होगा, आप उसे तोड़ेंगे, उसकी एक साइड पे सफेदी होगी, उसके सेंटर में जर्दी होगी और वो इंटैक्ट होगी। लेकिन अगर वो जर्दी फैल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये भी फर्टाइल एग था जो आपको चीट करते हुए आपको ये दे दिया गया, ये आपके खाने के लिए नहीं था। अच्छा, यानी फर्टाइल एग हमारे खाने के लिए नहीं है? आप नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। नहीं तो अब उसकी तरफ हम बाद में आते हैं कि वो क्यों नहीं है, उसमें क्या धोखा होता है। जी वो तो, और उस जैसी ग़िज़ाइयत तो है ही नहीं ना, वो तो टॉप ऑफ द लाइन है। सही है। लेकिन अभी ये जो है इसकी तरफ भी हम आते हैं कि इसमें क्या धोखाधड़ी होती है और इसकी रोकथाम कैसे होनी है, हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले आपको मैं निशानियां बता दूं। ठीक। अब अगर तो वो जर्दी फैल रही है तो भी नहीं है, अगर उसमें कोई लोथड़ा सा बन रहा है, किसी जगह पे जर्दी थोड़ी सॉलिड हो रही है, बाकी जगहों पे जर्दी सॉफ्ट है, किसी जगह पे सख्त हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो अंडा भी ठीक नहीं है। इसमें एक चीज और लीजिएगा, अगर उसमें कोई खून का कतरा, I was about to ask this, sometimes हल्का सा खून या थोड़ी सी बहुत मामूली कैपिलरीज नजर आती हैं। हाँ जी, अब इसका मतलब यह है कि उसमें एम्ब्रियो की ग्रोथ शुरू हो गई है, उसमें नुतफा डल चुका हुआ है, वो अब आगे उसने डे बाय डे आगे ग्रो करना है। तो अब अगर उसमें खून का खतरा है तो भी वो अंडा ठीक नहीं है। फिर आखिरी निशानी यह है कि जब आप अंडा तोड़ते हैं, अगर आपको नागवार सी बदबू महसूस हो, वो भी खराब है, तो इसका मतलब यह है कि वो अंडा खराब है। अब ये तो हो गई अंडे की निशानियां। अब हम इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये ऐसे अंडे आते क्यों हैं, इनकी रोकथाम कैसे है। हैचरी में जब ये अंडे आएंगे तो जो टेबल एग्स हैं ये वो है कि जिनसे चूजा नहीं बनना। फर्टाइल एग जो है ये वो है कि जिनको ब्रायलर वाले लेके जाएंगे और इनसे एक दिन का चूजा निकलेगा, जिसको आगे परवरिश करके वो को 30-35 दिनों में वो मुर्गी तैयार करके आपको देंगे। अब इसको वहां पे हैचरी में जब अंडे आएंगे तो इसका एक प्रोसेस होता है कैंडलिंग का। वहां पे ये जो वो फर्टाइल एग्स हैं, इनको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के रखा जाता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री है, तो इस डिग्री इतने टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है ताकि उसके अंदर अगर तो ग्रोथ होनी है तो वो उसको उस अंडे को सिलेक्ट करके रखेंगे ताकि उसमें से चूजे निकलें, और जो नहीं होंगे उनको वो मार्केट में बेच देंगे। असूलन उन्हें मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, उन्हें गड़ा खोद के जमीन में दफन कर देना चाहिए। लेकिन वो अपने मुनाफे के लालच में उन अंडों को, जिनको 3-4 दिन के लिए ज्यादा दर्जा हरारत दे के रखा गया है और वो अपनी एक्सपायरी के नजदीक पहुंच गए हैं, वो अंडे अब खाने वाले नहीं रहे हैं, वो हमें बेच देंगे जो फर्टाइल नहीं होंगे। अब इसको चेक कैसे करते हैं? एक प्रोसेस होता है कैंडलिंग का, कि उसमें एक तेज रोशनी है, ये अंडा है, इसके इस साइड पर रोशनी रखी जाती है, उसके आगे से अंडा गुजारेंगे और इसमें अगर तो हमें कोई सॉलिड चीज नजर आए उस रोशनी में से, तो इसका मतलब यह है कि वो अंडा जो है वो फर्टाइल है। ठीक, वो उसको रख लेंगे
और अगर उसमें से वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, उसमें अब कुछ नहीं बन रहा, तो वो उसको जो है वो मार्केट में बेच देंगे। अब यहां से तो जब ये मार्केट में आ जाता है, तो जब यहां पे फूड अथॉरिटीज ने उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगाना शुरू किया, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसको पैकिंग में आना चाहिए, इसके ऊपर ये लिखा जाना चाहिए कि कौन से फार्म से आए हैं, ताकि उसको बैक ट्रैक किया जा सके, उसकी ट्रेसेबिलिटी यकीनी बनाई जा सके कि ये धोखा दिया किसने है, बिल्कुल उस तक पहुंचा जा सके। एक्सपायरी डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सर्टेन स्टेप्स आप बता रहे हैं ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम घर के अंदर आप खुद से किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक अंडा एक्सपायर्ड है या नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मोहसिन साहब ने हमें इलैबोरेट किया। मोहसिन भट्टी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बात पाकिस्तान की मईशत ही करते हैं, ये भी बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में इस वक्त, और मईशत की तरक्की के लिए बरतानवी माहिरीन माशियात की निगरानी में 5 साला मनसूबा तैयार किया गया और इत्तलात के मुताबिक इस मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कल करेंगे। और इस मनसूबे में हम ये देख रहे हैं कि 2028 तक क्या करना है, किस तरीके से सालाना 6% मौशी तरक्की का हदफ तजवीज़ करना है। इसका नाम बिल्कुल इस मनसूबे का नाम रखा गया है, और जो तरक्की का हदफ है वो तजवीज़ किया गया सालाना 6% यानी मौशी तरक्की का हदफ। इस्लाहात के जरिए बरामदात का हदफ $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस्लाहात पर कामयाब अमल दरामद से रोज़गार के सालाना 10 लाख मौके पैदा होंगे। इस पर बात करेंगे माहिर मईशत आबिद सुलैही साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बहुत शुक्रिया। आबिद साहब कुछ सीधा नकात तो ज़रा सामने आए हैं इस मनसूबे से मुतालिक। 2 बातें, एक कि इस मनसूबे की इस वक्त कितनी ज़रूरत थी कि बरतानवी माहिर माशियात को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हालांकि हमारे डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं, बट चलें हम उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट था, जो नकात सामने आए हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं? शुक्रिया। देखिए स्टेफन डर्क जो है एक मोतबर नाम है, पिछले साल भी ये वर्ल्ड बैंक और की एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तशरीफ लाए थे और वहाँ पे भी उन्होंने अपना कुछ जो आइडियाज़ थे पेश किए थे। पाकिस्तान की मुईशत के साथ मसला क्या है और इसको ठीक कैसे करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये पिछले 70 साल से तकरीबन हर जो साहब फ़हम शख्स है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उसको मालूम है कि हमारी मुईशत के क्रोनिक मसाइल क्या हैं। लीड कैप्चर है, हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे। 4 तो चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल है, चमड़ा है, चादर है और चौंसा है। 5वीं कोई चीज़ तो हम एक्सपोर्ट करने के लिए हमने बनाई नहीं। 5-6 हमारी मार्केट्स हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो नहीं, जिसकी वजह से जब भी तरक्की करते हैं तो सारा कुछ बाहर से इम्पोर्टेड आता है। जब इम्पोर्टेड आता है तो हमारे पास डॉलर नहीं होते पैसे देने के लिए, और नतीजतन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो जाते हैं और IMF के पास भागते हैं। तो जब भी हमको 5% से ज़्यादा ग्रो करते हैं, 2-3 साल तरक्की करते हैं, तो फौरी तौर पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू शुरू हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ हम इम्पोर्टेड उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो वो चीज़ें हैं जो कि सबको मालूम है और सबको पता है कि उसका हल कैसे करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें उसका हल हासिल करने के लिए कोई कंधा चाहिए होता है, ताकि हम वाक़तन उसको संजीदगी से ले सके। जैसे कि IMF का कंधा है, तो जब IMF वो चीज़ें हमें बताती है तो हमें पता होता है कि अब ये लोन रोक लेगी, और चूंकि लोन नहीं देगी तो हम खुदा न खासा दिवालिया होने के करीब आ जाएंगे। तो हम कहते हैं अच्छा जी अब टैक्स नेट भी बढ़ाना है, अब हमने किसी को एग्जम्पशन नहीं देनी। एक्सपोर्ट में हम कितना पीछे इस वक्त रह गए हैं? श्रीलंका की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उसकी GDP के मुताबिक एक्सपोर्ट जो है बेसिकली वो 30% है, पाकिस्तान के 12%। और इसके अलावा भी दीगर ममालिक की अगर बात की जाए, बांग्लादेश है, मिस्र है, उनकी अगर बात की जाए तो वो भी हमसे कई गुना आगे। क्या गलतियाँ हमसे हुई और क्या इस मनसूबे के मुताबिक हम ये गैप जो है ये हम फिल कर सकेंगे? जैसा मैंने पहले कहा कि बाकी सारे फैक्टर्स अगर आप छोड़ भी दें, बिजली महंगी या डॉलर का जो वॉलेटिलिटी है या इंटरेस्ट रेट, इन सबको छोड़ भी दें, तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो हमारे पास बासमती राइस है, हमारे पास टेक्सटाइल और यॉर्न है, हमारे पास लेदर गुड्स हैं, लेदर गारमेंट्स, और हमारे पास मैंगोज या ऑरेंजेस। तो इसके अलावा तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। और ये भी जो प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर हम राइस की बात करते हैं, अगर हम जो मैंगो या ऑरेंजेस की बात करते हैं, तो ये बड़ा हम उसको रॉ शक्ल में भेज रहे हैं, वैल्यू एडिशन इसमें कोई नहीं। इवन हमारा टेक्सटाइल जो है उसमें भी हाई वैल्यू एडिड की जो
है मिकदार, वो बहुत कम है। यानी आप एक वही कपड़ा किसी ब्रांडेड बड़े ब्रांड के लिए बनाते हैं और वही जो है वो आम जो बजट सुपरमार्केट्स हैं उनके लिए बनाते हैं। तो एक जीन आपको $3 $4 की बिक्री होगी, दूसरी जीन आपकी $50 की $100 की बिक्री होगी। तो जाहिर है कि पर पीस जो आप उस पर रेवेन्यू अर्न करते हैं वो नहीं है। तो जब तक हम अपने पास यहाँ पे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं लेके आते, वैल्यू एडिशन पे नहीं जाते, तब तक जो आगे बढ़ना है वो मुश्किल है। लेकिन ये क्यों नहीं होता, उसकी वजह ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं जब उनसे बात की जाती है कि वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करते वैल्यू एडिशन में, तो वो फिर अपने जो मसाइल हैं जैसे कि बिजली का टैरिफ जो है वो रीजन के मामले में इससे कंपैरिजन में बहुत महंगा है, या हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत हाई है, या हमारे डॉलर की जो प्राइस है, हालांकि जब रुपया डेप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारा डॉलर जो है वो किस नहज बैठेगा और कितनी देर तक एक जगह पे रहेगा। और फिर जब डॉलर अगर महंगा होता है तो जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर को चाहिए, जैसे कि हमने पिछले 2 सालों में देखा कि इंपोर्ट्स पे जब पाबंदी लगती है रॉ मटेरियल पे तो वो भी एक्सपोर्ट को हिट करता है। तो हमें कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल जो है जब तक वो हल नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारे पास प्लान आ जाए शायद उस पर अमल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अच्छा आबिद साहब, ऐसे में जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी पर अमल करना खासा मुश्किल होता है, तो मैं एक बस कमेंट आपका शॉर्ट सा लूँगा। सालाना 6% मौशी तरक्की का हदफ एक कितना रियलिस्टिक है, और अगर ये हम कर पाते हैं तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? आई विश के ये पूरा हो सके, लेकिन अभी जब हम IMF प्रोग्राम में जा रहे होंगे और अल्लाह करे कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो प्रोग्राम जो है उसकी मंजूरी दे दे जल्दी, वरना डॉलर पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो अगले 3 साल तो मैं नहीं समझता कि हम जो है वो बहुत बड़ी शरह नमू जो है वो देख रहे होंगे। 2.5-3% के करीब उसमें कंसोलिडेशन में रहेगी और प्रोग्राम खत्म होने के बाद देखा जा सकता है कि हम उसके फवायद कैसे। क्योंकि आबिद साहब हम तो बस 2 ही मामले हैं जिन पे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाना, जैसे 16 अगस्त से हम कमी का इम्कान भी सामने रख रहे हैं, और बिजली की प्राइस, इससे मुतालिक हम सब जानते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत का कितना क्वेश्चन है ये हमें थोड़े समय शायद मालूम हो जाएगा। लेकिन हुकूमत अपने अखराजात कम करे, ज़ाहिर है उन्होंने एक ऑस्टेरिटी मूवमेंट की बात भी की, बट हुकूमत का जो कर्ज़ है, मैं रियासत के कर्ज़ की बात कर रहा हूँ, उसे कम क्यों नहीं कर पा रहे? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, या कि वाकई हम कुछ गलतियां कर रहे हैं कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है? आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज में शायद कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टर्म सुनी हो, सूद मरकब किसी ज़माने में उसे कहते थे कि आपका वो सूद के ऊपर सूद जो है वो चढ़ता चला जाता है। तो रुपए की डेप्रिसिएशन होना और सूद पे सूद, नए कर्जे लेना कि पिछले कर्जे का सूद दिया जा सके, कर्जा लेकर उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी डेवलप ना करना, ये एक बड़ी अहम बात है कि उसको आपने स्ट्रेटेजाइज भी कर्जा लेके सिर्फ कर्जा अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम यौम आज़ादी की और उसकी तैयारियों से मुताल्लिक। शहर शहर हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, दफातर में हम देख रहे हैं रौनकें हैं, सजाया जा रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं लाइटिंग, कहीं पर हम देख रहे हैं झंडे और कहीं पर झंडियाँ, स्टॉल्स मजे मजे के, शॉपिंग मजे मजे की, कोई बैज लेने जा रहा है, स्टॉल्स का रुख कर रहा है। तो मुल्तान लेकर चलते हैं जहाँ मिली जोश खरोश अरूज पर है। स्टॉल्स रंग बिरंगी झंडियों से सजा हुआ है, वहाँ पर लोग बैजेस लेने जा रहे हैं, ख़वातीन जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, चूड़ियां लेने जा रही हैं, कौमी परचम खरीदे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार अली, क्या रौनक है इस वक्त मुल्तान की? जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरी भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रंग बिरंगी झंडियों, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जश्न आज़ादी के हवाले से सजावटी सामान की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलखुसूस सफ़ेद और सब्ज़ रंग से मुज़य्यन मलबूसात की दुकान पर बहार आ गई है और शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो 14 अगस्त का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और इस मरतबा भी अपने घरों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाएंगे। दूसरी जानिब जो स्टॉल्स मालकान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 14 अगस्त के दिनों में जो है सजावटी सामान की ख़रीदारी अपने अरूज पर पहुँच जाती है। न सिर्फ बच्चे बड़े बल्कि ख़वातीन भी जो हैं वो खूबसूरत लिबास ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद कर जाएँ और अपने घरों को खूबसूरत अंदाज से सजाया जाए। ज़बरदस्त जी, ये है जी मुल्तान की रौनकें। सरदार बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। अच्छा, जिस तरह से मुल्तान की बात करें और पूरे पाकिस्तान की बात करें, उसी तरह से फैसलाबाद में भी शहरी जो हैं
वो जोश व खरोश के साथ तैयारियां भी कर रहे हैं 14 अगस्त की। फैमिलीज़ के हमरा भी जा रहे हैं और बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं, मौजूद है मुख्तलिफ स्टॉल से वहाँ पर वो भी मौजूद हैं। इस वक्त फैसलाबाद में क्या गहमा गहमी है, इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है जावेद अख्तर, हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद में? जी हाँ, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो अपने आरूज पर हैं। शहरी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो आन पहुंचे हैं इस वक्त फैसलाबाद अमीपुर बाज़ार घंटाघर चौक में। अगर मेरे कैमरा पर्सन एहसानुल हक आपको दिखा सकें तो लोगों का एक रश जो है इस वक्त बाज़ार में मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी फ्लैग्स खरीद रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बैजेस खरीद रहे हैं, बच्चियाँ अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस लेकर दे रहे हैं जिन पे प्रिंट हुआ है पाकिस्तानी परचम। आज यहाँ पे एक बच्ची और एक साहिब मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चियाँ जो हैं वो अपने लिए चूड़ियाँ खरीद रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये बच्ची मौजूद है, आप मुझे ये बताइएगा आप क्या खरीदने आए हो? शॉपिंग करने आए हो। क्या खरीदा? फ्लैग खरीदा, पाकिस्तानी परचम? आप जरा जोर से कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चे और बड़े जो हैं इनके मेरा ख्याल है कि आप इनके साथ ही, आप मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से बच्चों को क्या क्या शॉपिंग करवा के दे रहे हैं आप? ये बच्चों की आपको पता है छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं 14 अगस्त के हवाले से। ये चीज़, ये 14 अगस्त का इवेंट कुछ ऐसा है कि ये हम अपने बच्चों को बताएंगे ताकि इनको आगे वाली आने नस्ल को पता चले कि ये 14 अगस्त किस मकसद के लिए मनाई जाती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें खरीदने में लगे हुए हैं। बच्चियों के लिए खूबसूरत से गजरे हैं, बच्चों के लिए जो है ये खूबसूरत से ग्लासेस हैं। शहरियों का ये कहना है कि आप फ्लैग के साथ जो है वो साथ ही साथ जो है वो लाजमी एक एक पौधा लाजमी खरीदिए ताकि आप माहौल को बेहतर भी बना सकें और एक सदका जारिया भी हो सके। जी जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, साथ माहौल दिखाया और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में शहर शहर करिया करिया सज रहा है और हर फर्द ये कह रहा है कि तुमसे, मुझसे, हमसे है पाकिस्तान। कल 14 अगस्त और उसकी ज़्यादा तैयारियां हम देख रहे हैं बरूज पर पहुंच चुकी हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी 14 अगस्त के खुसूसी शो में। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।